एंगुलर वेलोसिटी, पता है ना? होता क्या है? ये तो फॉर्मूला हो गया जी। मोमेंट ऑफ मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। मोमेंट ऑफ मोमेंटम मतलब क्या हुआ? वेरी गुड। यानी कि प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस, यानी किसी भी चीज़ में अगर हम लोग डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसका क्या कहलाता है? मोमेंट। जैसे मान लें कि मोमेंटम क्या हो गया? एम वी, इसको मल्टीप्लाई कर दिए किस से? आर से, तो ये हो गया क्या? एंगुलर मोमेंटम। बताए ना? ओमेगा बराबर क्या होता है? ओमेगा बराबर, जब पूछेंगे कि जो उसका डेफिनेशन तो तब बताएगी फार्मूला, जब फार्मूला पूछेंगे तो तब बताएगी जिसका फार्मूला बताओ क्या होगा? ओमेगा बराबर 2π/t, और दूसरा मतलब 2π/t वो तो इसमें SHM में ना हो गया। हाँ, और ये इसमें क्या कहते हैं उसको, सर्कुलर मोशन में ओमेगा बराबर फार्मूला होता है ना इसका, ओमेगा का। वो तो कहते हैं उसको एंगुलर वेलोसिटी, उसका एंगुलर वेलोसिटी का वो सिंबल हुआ वो। लेकिन इसको जब हम लोग, दो तरह का वेलोसिटी होता है, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी। तो लीनियर वेलोसिटी के टर्म में अगर इसको कन्वर्ट करोगे तो क्या लिखोगे? तब ना मतलब ये फॉर्मूला निकलेगा। एंगुलर वेलोसिटी का क्या होता है जी? v इक्वल टू ओमेगा आर होता है। v इक्वल टू ओमेगा आर होता है ना? वही तो देखो तब v इक्वल टू ओमेगा आर, इसलिए ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा? v/r होगा, v/r। देखो यहाँ से यहाँ क्या करो कि इसको अगर हम लोग ऊपर नीचे r से मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर नीचे r से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा? mr² इंटू v/r हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? जैसे ये देखो r से इसको मल्टीप्लाई कर दिए और इसको अलग कर दिए, ये v/r हो गया। mr² को क्या बोलते हैं? बोलो बोलो, mr² को क्या बोलते हैं? बताओ, ये तो हम थोड़ा मोड़ा जान लेते हैं फिजिक्स, तो ना तुम लोगों को पूछ लेते हैं, नहीं तो फंसी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको यही ना तुम बोली थी, इसी को बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम, आई ओमेगा। बताओ, तुम्हारे फार्मूला से हम अपने फार्मूला को कोरिलेट कर दिए ना? हाँ, मतलब मैंने तुम लोगों को ये बताया था मोमेंट ऑफ मोमेंटम, और तुम हमको ये बताई आई ओमेगा, तो दोनों कोरिलेटेड है ना? मतलब दोनों एक ही चीज़ है ना? दोनों एक ही फार्मूला हुआ ना? यानी कि मोमेंट ऑफ मोमेंटम या प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। देखो एक्चुअल में क्या होता है कि ट्रांसलेशनल और एंगुलर, ठीक है, दोनों बिल्कुल सेम है, सेम एकदम। जो चीज़ ये ट्रांसलेशनल में जो हम लोग मास बोलते हैं, वो उधर जाके क्या बन जाता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि मास को ही हम लोग इनर्शिया भी बोलते हैं।
वो उधर हो गया क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इधर जिसको हम लोग v बोलते हैं लीनियर वेलोसिटी, उधर जाके क्या बन जाता है, एंगुलर वेलोसिटी, और उसको किसी से डिनोट करते हैं, ओमेगा से। तो जब मोमेंटम बोलते हैं, सिर्फ मोमेंटम बोलते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, लीनियर मोमेंटम, और उधर क्या हो गया, वो एंगुलर मोमेंटम। जब सर्कुलर पर देखते हैं तो वो एंगुलर मोमेंटम हो गया। तो लीनियर मोमेंटम को हम लोग क्या लिखते हैं, एम वी। तो एम को कंपेयर किससे किए थे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। तो एम हो गया आई, अभी हो गया ओमेगा। देखो आई ओमेगा हुआ कि नहीं। कोई भी लो, जैसे वेलोसिटी, वेलोसिटी बराबर क्या कहते हैं, डिस्टेंस बाय टाइम। वेलोसिटी बराबर क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बाय टाइम। अब सर्कुलर मोशन में डिस्टेंस क्या होगा, थीटा होगा ना, थीटा। अब बाय टाइम, एंगल बाय टाइम बोलते हैं कि नहीं, एंगुलर वेलोसिटी एंगल बाय टाइम। तो वहाँ पर टी इन्वर्स होता है, या 1/t हम लोग बोलते हैं। इस तरह से पढ़ोगे कंपेयर करके, तब जाकर के जल्दी याद होगा, नहीं तो सब भूल भाल के बैठ जाएगी। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या बोलते हैं हम लोग, एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, तो t-2। उधर हम लोग बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, b/t, नहीं, चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बोलते हैं ना। किधर, लीनियर में क्या बोलते हैं, अरे फिजिक्स, हम फिजिक्स से बोल रहे हैं, हमसे। हेलो, हाँ जय सर बोलिए। अरे सर आज तो पूरा हम, आप फ़ोन किए नहीं, हम तो पैक हो गए पूरा। हाँ किसमें, शाम में, शाम में 7 से लगा दीजिए। हाँ क्यों नहीं, तो आज है क्या, 8 बजे से है, ठीक, ओके। 8 से 9, बाप रे बाप। ठीक है, मिला दें। देखो ये चीज़ बताते हैं ना कि जो कोई भी हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, सब एक दूसरे से कहीं न कहीं कोरिलेटेड है। शुरुआत में केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो तो वहाँ भी यूनिट डायमेंशन, फिजिक्स पढ़ोगे वहाँ भी यूनिट एंड डायमेंशन। फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, तुम बताओ फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, अब फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला बताओ। तो अब ये इसलिए तो हमको भाई, हम वो नहीं जानते, हम तो बस टू द पॉइंट पूछते हैं। पूछे, पहला क्वेश्चन था फोर्स का डायमेंशन बताइए। -2 फोर्स का डायमेंशन, वो हो गया डायमेंशन। तुम बताओ फोर्स का डायमेंशन, डायमेंशनल फार्मूला। देखो वो डायमेंशनल फार्मूला बोल रहे हो तुम, mLT - 2, और डायमेंशन क्या होगा, 1 - 2। समझ में आया, क्योंकि डायमेंशन का डिफिनीशन ये है, द पावर बाय विच a physical quantity can be raised, that is called dimension। चलिए ठीक है, वाह। अब जो है हम लोग शुरू करेंगे क्या, मोल, ठीक है ना। मोल, देखो मोल कंसेप्ट में
ये सब चीज़ें बताए, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, केमिकल फार्मूला, ये सब पूरा का पूरा जो है एकदम याद रहना चाहिए, ठीक है ना। कभी भी पूछेंगे तो एकदम बताना है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, तब पढ़ने में मन लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो जैसे मोल है, मोल, तो इसका जो टर्म है, टर्म और डिस्कवरी, ये कौन साइंटिस्ट थे, विल्हेम ओस्टवाल्ड, विल्हेम ओस्टवाल्ड। टर्म उन्हीं के द्वारा दिया गया, क्रेडिट उन्हीं को गया है, ठीक है, डिस्कवरी भी, दोनों। ओरिजिन जो है मोल का, ओरिजिन ये है लैटिन वर्ड, लैटिन वर्ड क्या, मोल्स, लैटिन वर्ड मोल्स, जिसका अर्थ क्या होता है, पाइल्स। पाइल्स, पाइल्स का मतलब क्या होता है, कलेक्शन, कलेक्शन, हिंदी में बोलते हैं ढेर। ये इसलिए लिखा है क्योंकि मोल का अर्थ बहुत तरह का होता है। एक मोल का अर्थ देखता हुआ मासा, वो भी होता है मोल का, नहीं, मासा समझते हैं, यहाँ पर होता है तिल से थोड़ा सा बड़ा होता है मोल। एक मोल का अर्थ क्या होता है, छछूंदर भी होता है। तो म्यूल अलग चीज है, म्यूल, म्यूल जो है वो तो बायो में चले गए। म्यूल दैट इज प्रोडक्ट ऑफ मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स, उसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसका क्या नाम होता है, म्यूल। एक दूसरा भी होता है हिन्नी, नहीं हिन्नी, वो जस्ट अपोजिट होता है, क्या, जैसे इसमें मेल डोंकी है तो उसमें क्या होता है, फीमेल डोंकी, मेल हॉर्स, ठीक है। म्यूल होता है, मोल नहीं होता है। मोल का मतलब होता है छछूंदर, मोल का मतलब होता है मासा, लेकिन हम लोग ना तो छछूंदर को पढ़ेंगे ना मासा को पढ़ेंगे, हम लोग कलेक्शन को पढ़ेंगे, ठीक है ना, मोल। दूसरा चीज कहता है कि केमिस्ट्री में मोल कहता है कि एसआई बेस यूनिट ऑफ, एसआई बेस यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, नहीं, यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट क्या होता है, मोल। या फिर देखोगे तो केमिकल यूनिट ऑफ मास भी बोलते हैं, केमिकल यूनिट ऑफ मास, केमिकल यूनिट ऑफ मास मोल कहलाता है। अब फिजिकल यूनिट ऑफ मास क्या होगा, केमिकल यूनिट ऑफ मास मोल, अब फिजिकल यूनिट ऑफ मास केजी, इतना तो पढ़ाए थे, केजी, मिलीग्राम, पिकोग्राम, नैनोग्राम, फेम्टोग्राम, वो सब सारा का सारा वो फिजिकल यूनिट है। अब केमिकल यूनिट में आता है दो ठो, कौन कौन, एक हो गया मोल और दूसरा केमिकल यूनिट ऑफ मास, एक हो गया मोल, दूसरा ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट, वो भी पढ़ना है। इक्विवेलेंट वेट का यूनिट क्या होता है, तुम लोगों को तो नहीं है, तुम बताओ इक्विवेलेंट वेट का यूनिट बताओ। क्या, ग्राम या केजी में इक्विवेलेंट वेट का, वही ना, इक्विवेलेंट वेट हैज नो यूनिट, तो वहाँ मॉलिक्यूलर मास जो लेते हैं हम लोग बाय पार्ट में लेते हैं, मतलब पार्ट, वहाँ पर कोई केजी ग्राम त्रम नहीं लिखते हैं, हाँ विदाउट यूनिट, इसीलिए वहाँ पर क्या होता है, ऊपर भी यूनिटलेस, नीचे भी यूनिटलेस, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट हैज नो यूनिट, बिल्कुल एकदम स्पेशली करके लिखवाते हैं कि इक्विवेलेंट वेट हैज नो यूनिट व्हेन
इक्विवेलेंट वेट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, देन दैट इज कॉल्ड 1 ग्राम इक्विवेलेंट। इसीलिए कहता है कि इक्विवेलेंट वेट को अगर हम लोग ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तब हम लोग बोलते हैं 1 ग्राम इक्विवेलेंट। जैसे अगर मान लिया H2SO4 है, उसका इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं कितना, 49, तो 49 सिर्फ हो गया इक्विवेलेंट वेट, लेकिन वही 49 ग्राम बोलेंगे तो वो 1 ग्राम इक्विवेलेंट को बताएगा। ठीक है, तो खैर वो सब तुम लोगों को लेट है अभी, टेंशन मत लो। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, केमिकल यूनिट ऑफ मास, तो दो चीज हो गया, एक हो गया मोल और एक हो गया ग्राम इक्विवेलेंट। तो हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, मोल और इक्विवेलेंट वेट में भी बहुत लेट है। ठीक है, दूसरा क्या लिखा हुआ है देखो, केमिस्ट डजन, केमिस्ट डजन। ऐसा क्यों लिखे हुए हैं, क्योंकि मोल जो भी टीचर पढ़ाते हैं, चाहे मैं या कोई और, जो भी पढ़ाते हैं तो मोल की तुलना हम लोग किससे करते हैं, डजन से। डजन मतलब दर्जन, बड़ी टाइम लगाता है तुम लोग बोलने में। दर्जन, एक दर्जन में कितना, 12 की 13, कन्फर्म ना, ठीक। तो बचपन से जिस तरह से रटते आते हैं कि एक दर्जन में 12, उसी तरह अब हम लोग रटेंगे क्या, कि एक मोल में 6.023 इंटू 10⁻23। अब देखो बुक में लिखा रहता है 6.022, बहुत लोग बोलते हैं सर उसमें 6.022 लिखा हुआ है। जब हम लोग सवाल सोल्व करेंगे तो हम लोग 6.0 ही लेंगे। तो क्योंकि हमको कैलकुलेशन में जो आसान होगा वो काम करेंगे, तो इसीलिए जो मुझे आसान ही लगा क्या कि 6.023 क्यों लिए, क्योंकि पावर याद रहेगा कि पावर कितना था, 23। ठीक है, तो अपनी सुविधा के लिए 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो आज से ये एकदम दिमाग में सेट कर लेना है क्या कि 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 मोल। ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है ना कलेक्शन, तो हम लोग क्या कह देंगे कि कलेक्शन ऑफ 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स इज कॉल्ड 1 मोल। समझ आ गया, 1 मोल। तब है क्या कि देखो अंतर कहाँ पे आता है कि जैसे यहाँ पर हम लोग क्या लिखे हैं, पार्टिकल। ठीक है, यहाँ पे पार्टिकल लिखे हैं, और वहाँ क्या बोलते हैं, 1 दर्जन अंडा तो 12 ठो अंडा हैं, 1 दर्जन अमरूद तो 12 ठो अमरूद, 1 दर्जन कलम तो 12 ठो केला, नहीं कलम लिखाते हैं। मतलब वहाँ पर क्या है कि आइटम फिक्स है, जो आइटम बोलेंगे वही आएगा। नहीं, सिर्फ हम लोग चेंज क्या कर रहे हैं, 12 नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर भी क्या होगा कि न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स रहेगा 6.023 इंटू 10⁻23, लेकिन चेंज होगा क्या, पार्टिकल। जैसे 1 मोल H, ध्यान दो मेरे टर्म पे, 1 मोल H तो 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स, और 1 मोल H2 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, 1 मोल H प्लस 6.023 इंटू 10⁻23 आयंस। समझ में आया, समझ में आया। तो इसमें थोड़ा सा है, उसमें क्या था कि आसान था कि 12 ठो 1 दर्जन अमरूद, तो अमरूद पहले ही हम बता दिए तो तुम कहोगे कि हाँ 12 ठो अमरूद। यहाँ पर जो है 1 मोल H, अब H एटम है कि मॉलिक्यूल है कि आयन है, ये जब पता रहेगा तभी आप पार्टिकल लिख पाओगे, नहीं तो फिर दिक्कत है। समझ में आ गया। तो हम लोगों को पार्टिकल को भी समझना पड़ेगा कि कहाँ पे हम लोग H लिखेंगे, कहाँ पे एटम लिखेंगे, कहाँ पे मॉलिक्यूल लिखेंगे, कहाँ पे आयन लिखेंगे। ठीक है ना, तो पहले यहाँ तक लिख लो।
क्या पढ़ रहा है? सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन का कोई एग्जांपल बताओ। एलवाई, जर्मन सिल्वर नाम सुने हो? इसका कंपोजिशन क्या क्या है? तो जर्मन सिल्वर कंपोजिशन हाँ अच्छा, पी ब्लॉक कौन कौन चैप्टर दिए हैं? कौन कौन? तो पी ब्लॉक में तो जितना हम पढ़ाए हैं तो वो तो हल्का है। रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में ऐसा कुछ है, ये नहीं है जो तुमको पढ़ना पड़ेगा। तो वही जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में वही एंडोस्पर्म और प्लाइडी, उसी में ना थोड़ा सा मेहनत है। बाकी इधर जितना भी है पॉलिनेशन सब, जिटेनोगेमी, हर्कोगेमी, सब में उसमें थोड़ी ना उतना प्रॉब्लम है। हाँ, तो नीट आप तैयारी कर रहे हैं तो नीट में आपको जो है उतना तो करना ही पड़ेगा। वो नहीं करोगे कैसे होगा? दबाइएगा नाम तुम भूल जाएगा नाम। डेली क्लास आता है? बताओ, किसी किसी को क्लास नहीं मिलता है, इसको क्लास मिल रहा है, कहता है डेली क्लास मिलता है। तो देखो, इसीलिए तुम लोगों को बोलते हैं ना, बार बार क्या बोलते हैं कि जो बोझ कब होता है, जब तुम लोग बोझ उसको बना लेते हो। जो फंडा तुम लोगों को हम क्लास में बोले थे, अगर वो फंडा शुरू से अपनाए होते तो ये बोझ नहीं होता। कौन सा? 3 टाइम्स रिवीजन। वो आप शुरू में गलती किए हैं तो उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। नहीं तो अगर पर डे 3 टाइम्स तुम रिवीजन करके देखो ना, तुमको बता रहे हैं कि अगला टेस्ट होगा ना, ऐसा तो नहीं कितने पर खत्म हो जाएगा। अगला टेस्ट जब आएगा तो तुम मेरा वो करके देखना, तुमको पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, हंसते खेलते तुम्हारा एकदम टेस्ट भी निकलेगा। वो होता ही नहीं, क्योंकि अब बताते रहो कि जो भी चीज़ हम बता रहे हैं तुम लोगों को, तो थियोरेटिकल नहीं बताते हैं, सब एक्सपेरिमेंटल बताते हैं। सब एक्सपेरिमेंट करके बैठे हुए हैं और देखते हैं कि उसमें लगता ही नहीं कि हम पढ़ भी रहे हैं, और एकदम पूरा का पूरा जो है खत्म हो जाता है। अब बहुत दिन याद भी रहता है। अब तुम ही सोचो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट तुम लोग अभी पढ़ रहे हो, अब हमको इतना दिन हो गया होगा पढ़ना, लेकिन बहुत कुछ अभी भी क्या होता है कि बच्चा सब जो है चर्चा कर देता है तो कुछ कुछ नाम आता है, अच्छा ये था ऑटोगेमी, जिटेनोगेमी, जेनोगेमी, ये सब पढ़ना है। अब ये तुम आउटब्रीडिंग डिवाइस पढ़ रहा था, क्या होता है आउटब्रीडिंग डिवाइस? इनब्रीडिंग डिप्रेशन काहे होता है? ये बात नहीं होती है। ये तो ठीक है, ये तो मान लिया कि सही बात है कि वहाँ पर जो है क्या होता है कि हाइब्रिडाइजेशन हो ही नहीं रहा है, तो श्योर सर्ट है कि विगर थोड़ा सा कम हो जाएगा। लेकिन वहाँ पर मेन होता है कि जैसे मेनली हम लोग क्या लेते हैं, जैसे टी दोनों का जेनेटिक तो सेम हो गया, तो जब जेनेटिक सेम हो गया तो मान लें कि ये टी हुआ, ये टी हुआ, तो इसका भी निकलेगा तो क्या होगा, एक निकलेगा टी, इधर भी निकलेगा टी निकलेगा। तो यहाँ पर जब क्रॉस कराओगे तो क्या होगा, इस तरह से होगा। तो एक चीज़ देख रहे हो ना कि एक प्रोडक्ट हमारा ये बन रहा है, ठीक है, रेसेसिव। और रेसेसिव बनना जो है ना, ये खतरे से खाली नहीं है, ये सबसे खतरनाक चीज़ है। अगर प्रोडक्ट में हमारा जो है ये तो मान लिया कि ठीक है, ये तो हमारा टी बन गया, ये दोनों हमारा क्या बनेगा, टी, इस तरह से। लेकिन ये जो बन रहा है ये खतरनाक है। कहोगे क्यों खतरनाक है? तो जितना भी तुम डिजीज जब पढ़ोगे ना, तो वहाँ पर जितना भी सेक्स लिंक डिजीज है, ऑटो सेक्स लिंक डिजीज, ये सब जो है
मैक्सिमम रिसेसिव जीन से रहता है, और ये हमारा क्या है, रिसेसिव जीन, समझ में आया है। तो ये जितना बार प्रोड्यूस होगा उतना ही, हाँ, वो डैमेज करते चला जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड इनब्रीडिंग डिप्रेशन। मतलब कि सेल कंटिन्यूड सेल पॉलिनेशन अगर होता है तो कंटिन्यूड सेल पॉलिनेशन के कारण जो डिप्रेशन आता है दैट इज कॉल्ड इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो उसको रोकने के लिए क्या क्या हो सकता है? बिल्कुल, हाँ, एंथर का मतलब कि एंथर मैच्योर हुआ आज, स्टिग्मा रिसेप्टिव होने के लिए 17 जुलाई को नीट की तैयारी करने के लिए वो तैयार होगा, तो उससे हमें क्या होगा, होगा ही नहीं पोलिनेशन, एक वो हो गया। या फिर हो सकता है कि जो एंथर स्टिग्मा जो है, स्टिग्मा यहाँ है, एंथर वहाँ है, दोनों के बीच का डिस्टेंस इतना फार अपार्ट हो जो वहाँ पर होगा ही नहीं। या फिर एक सेल्फ कंपेटेबिलिटी भी टर्म आता है। अरे कुछ नहीं, इतना एक तो बताते रहेंगे, वैसे हम उतना तो नहीं जानते हैं, जितना जानते हैं हम बताते हैं। इसे याद रखो, ये क्या हुआ, कंपेटिबिलिटी देख रहे हो, इसका मतलब होता है पोलन एक्सेप्टेंस। अब बायो वाले सर से तुलना मत करना मेरा, कारण है कि वो अपने हिसाब से समझाएंगे, हम अपने हिसाब से, हम केमिस्ट्री भाषा में समझाते हैं। तो ये हो गया पोलन एक्सेप्टेंस। इसमें अगर तुम इन लगा दिया तब क्या हो गया, नहीं करेगा, समझ में आ रहा है ना। तो नहीं करेगा मतलब क्या हो गया, पोलन रिजेक्शन, पोलन रिजेक्शन, ठीक है। इसमें भी तुम क्या लगा दिया, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। बस हो तो गया, तो ये क्या पूछेगा, ये हो कैसे जाता है, क्या ये सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी हो कैसे? ये तो नेचर है उसका, मतलब जैसे होता है ना कि जो कुछ प्लांट में जहाँ पे वो चाह श्योर शॉट है कि जब ये वो चाह रहा है कि जो यहाँ पे क्रॉस पोलिनेशन हो और सेल्फ पोलिनेशन नहीं हो, तो वहाँ पर क्या होगा कि वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, पोलन को रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। पोलन को रिजेक्ट कर देगा तो वहाँ पर जैसे यूनिसेक्सुअल प्लांट में है, यूनिसेक्सुअल प्लांट है ना जी, तो यूनिसेक्सुअल प्लांट में क्या होगा, इनकम्पैटिबिलिटी जो है पॉसिबल होगा कि नहीं होगा? यूनिसेक्सुअल प्लांट में इनकम्पैटिबिलिटी पॉसिबल है या नहीं है? तो तब फिर तो यूनिसेक्सुअल प्लांट होगा तो वहाँ पे क्रॉस पोलिनेशन होगा, तब हो भी सकता है, नहीं भी सकता। यूनिसेक्सुअल प्लांट में एक ही उसमें, यूनिसेक्सुअल प्लांट में तो एक ही, या तो एंथर होगा या स्टिग्मा होगा, तो उसमें तो बात ही करो, खत्म है। हाँ, यूनिसेक्सुअल फ्लावर अगर होगा, बाइसेक्सुअल प्लांट हो, यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो, तब वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर क्या है, चांस है लेकिन जरूरी नहीं है। तो इतना ही जानना कि वो भी बताएंगे ना, तो लास्ट में तुम देखना वहीं जाकर के अटक जाएंगे वो। इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब ये होता है पोलन रिजेक्शन, मतलब कि सीधा कंपैटिबल मतलब एक्सेप्ट और इनकम्पैटिबल मतलब रिजेक्ट। तो हम लोग, तो हमारा तो देखो करता है शुरू से हम टर्म पे खाली फोकस करते हैं, वो कहीं कहीं फिर तार वहाँ पर जाएगा ही पक्का, तुम पढ़ के देखना, तुम वहीं जाएगा वो। हाँ, बोल दिए हैं तो वहीं जाएगा वो, कहीं नहीं जाएगा वो, अब उसी में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर इससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तब नेक्स्ट क्लास में मेनली इसलिए बोले कि आज का क्लास में बस आप लोगों को जो है मेन चीज़ क्या मिला, केमिकल फार्मूला और एटॉमिक मास एंड नंबर, इसको बढ़िया से पढ़ के आना है, ठीक है। पिछले क्लास में नो क्वेश्चन फ्रॉम बैक, ठीक है, बैक से कोई भी क्वेश्चन अगले क्लास में नहीं रहेगा, क्योंकि अगली क्लास में शुरू करना है क्या, मोल। फिर बीच में आएगा कभी हम पूछ देंगे, लेकिन अगले क्लास में बिल्कुल नहीं रहेगा। अगर मैं दूं भी रोक देना सर, हाँ होता है कि मेरा जो है बहक जाते हैं, ठीक है, उसका हाँ कुछ ऐसा हुआ तो उधर मूव हो गए तो हो गए, इसीलिए बोलते रहते हैं कि थोड़ा सा बोल देना कि सर आज नहीं, खाली इतना हिंट कर देगा तो समझ जाएंगे वो शुरू करना है, ठीक है। तो उस दिन मोल कंसेप्ट का पूरा बताएंगे, ठीक है ना, तब फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक।